नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एट 9 पे। रात के 9 बज चुके हैं और हम फिर से हाजिर हैं अपने एक नए अतिथि के साथ। आज हमारे साथ परिचर्चा में शामिल है डॉक्टर राजा राम यादव जी। इनकी कृति और इनका कार्य इतना लंबा है कि शायद संक्षिप्त रूप में बताया ना जा सके या वृहत रूप में भी ना बताया जा सके। कोशिश इतनी रहेगी कि हम आज इस विशेष अतिथि के साथ परिचर्चा में इनके तमाम सवालों और इनसे साहित्य और संस्कृति से जुड़े कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे, सारगर्भित बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आज की रूपरेखा में हम ये बता दें, जो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसमें आज हम अनुवाद, भाषा, संस्कृति और साहित्य पे कुछ चर्चा शामिल करेंगे। हम अपने विशेष अतिथि से कुछ सवाल भी लेंगे और उन सवालों का सीधा जवाब भी लेंगे। तो आज स्वागत है राजा राम यादव जी हमारे इस बिहार नमस्कार एट 9 के नमस्कार। कार्यक्रम में। स्वागत है आपका। आपका परिचय देते चलूं। आप पीएचडी हैं। आपने 19 वर्षों की अपनी वायुसेना, भारतीय वायुसेना में सेवा दी है। स्वैच्छिक आपने वहां से सेवानिवृत्ति ली और फिर भारत भाषाविद के रूप में अपनी कार्य सेवाएं देनी शुरू की। आपने 100 के आसपास कविताएं लिखी हैं, कई किताबें हैं और कई किताबें अभी पाइपलाइन में जुड़ी हैं। शोध का इतना बड़ा व्यापक संसार है आपका कि आपने शोध दिनकर पे काफी काफी आपका काम हुआ है। आपने गायन, वादन, नाट्य, इन तमाम शैलियों पे भी कई सारी रचनाएं लिखी हैं, किताबें लिखी हैं और उन पे रचनाएं अभी आनी भी हैं। आपकी खासकर दो किताबें जो बहुत चर्चित हुई पिछले दिनों, उसकी चर्चा भी हम इसमें शामिल करेंगे। राजभाषा मार्गदर्शिका, जिसपे आपने राजभाषा के मूलभूत सूत्रों के बारे में और भाषा और साहित्य के बारे में कुछ सारगर्भित बातें लिखी हैं। साथ ही आपने राष्ट्रीयता की अवधारणा और दिनकर का काव्य, इस पे भी एक पुस्तक लिखी है, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रही। और न सिर्फ चर्चा पे बल्कि इसमें बड़े स्तर पे काफी समीक्षा भी हुई और बहुत ही सारगर्भित समीक्षा रही। इसके अतिरिक्त आप विभिन्न संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और स्कूलों में पठन पाठन का लगातार और निरंतर कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आप लगातार अपनी ऊर्जावान, अपनी तेजस्विता और अपनी सक्रियता के साथ यहाँ पे अपनी कक्षाएं भी दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और निरंतर भाषा को समृद्ध करने के महती कार्य में लगे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर राजा राम यादव जी का बिहार एट 9 में। और चूंकि शुरुआत इस बात से कि मैं जब आपका अब चूंकि हम फॉर्मल बातचीत पे आ जाएं, मैं आपका संक्षिप्त परिचय देख रही तो मैंने देखा कि आपने दिनकर पे बहुत काम किया है। तो शुरुआत इससे कि भाषा और दिनकर का जो एक समायोजन था, एक सानिध्य था, उस पर हम चर्चा करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले दिनकर की कुछ पंक्तियां, जैसा कि हम पिछले कार्यक्रमों में भी करते रहे हैं और इस बार भी हम करेंगे। दिनकर की बहुत सी कविताएं मैंने पढ़ी हैं, पर लेकिन रश्मि रथी ने जितना मुझे लुभाया है, संभवतः मुझे लगता है आज तक किसी भी कविता ने उतना आकर्षित नहीं किया। कहते हैं कि दिनकर जो है वो तेजोमय कवि हैं और वो एक क्रांतिकारी कवि हैं, वो ऊर्जा से भरे कवि हैं और संभवतः वही ऊर्जा मुझे आप में नजर आ रही है एक भाषाविद के तौर पे। तो कुछ पंक्तियां उनकी रश्मि रथी से। और अगर रश्मि रथी की बात भी छोड़ दें, मुझे तो वो कविता बहुत पसंद है, बट कुरुक्षेत्र की कुछ पंक्तियों को दोहराना चाहूंगी। आ, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख मगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन हुंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अनवरत फूलता है मुझमें, संगार झूलता है मुझमें, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आगाज करते हैं आज की हमारी चर्चा का, इस परिचर्चा का, जिसमें हम तमाम अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से बातचीत करते हैं और उनके सवालात भी लेते हैं, उनके जवाब भी, और अपने श्रोताओं तक उनके जवाब पहुंचाते हैं। तो आज की इस परिचर्चा में हमने पहले ही ये साझा कर दिया है कि हम अनुवाद से संबंधित कुछ चीजों पे बातचीत करेंगे, साहित्य पे भी चर्चा करेंगे और साहित्य से जुड़ी तमाम संभावनाओं के भी दरवाजे खोलेंगे। राजा राम जी, आपने काफी जी। लंबा अनुभव, आपने बहुत बड़ा लंबा समय दिया है, दिल्ली मेट्रो में आप कार्यरत हैं एक राजभाषा अधिकारी के तौर पर। अगर हम बात करें अनुवाद की, तो पिछले कई दशकों में हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि अनुवाद असंभव है, अनुवाद प्रवंचना है, अनुवाद बेवफा है, रूपसी है, जाने क्या क्या हमने सुना इस अनुवाद के बारे में। कितनी नई पुरानी सुक्तियों को जोड़ा गया और पता नहीं क्या क्या पिरोया गया एक अनुवादक के तौर पे। तो मुझे लगता है अनुवाद एक
एक केवल अनुवादक ही बनकर रह गया। अब तो ये बात आमतौर पे कही जाती है कि जो अनुवाद है और साहित्य है एक एक साधारण व्यक्ति के चरित्र से जोड़ दिया गया है, कि मूल रूप से अनुवादक बनने के लिए आपको बहुत मेहनती प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास थोड़ा भी ज्ञान हो और सारगर्भित ज्ञान ना भी हो तो भी आप अनुवादक बन सकते हैं। तो भाषा की जो ये संवेदना है, मैं दिनकर की बात करूं तो दिनकर ने कभी कहा था कि भाषा जितनी सहज हो उतनी ज्यादा वो आम लोगों से जुड़ेगी। कहाँ तक सहमत है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात दिनकर जी ने कही है कि भाषा को तो सबसे पहले सहज ही होना पड़ेगा। अगर जी। आपके मुंह से बातें निकले और हमारे हृदय तक न पहुंचे, हमारे मस्तिष्क को झंकृत न करे, तो उस हम्म। भाषा की सार्थकता हम नहीं कहेंगे। हम ये नहीं जी कहेंगे कि आपकी भाषा सार्थक हुई, कामयाब हुई और आप अपने उद्देश्य में कामयाब हुई। अब बात बचती है कि मस्तिष्क का जोर कितना लगाना पड़ता है आपकी बात को समझने में। जी अगर ज्यादा जोर लगाना पड़े तो उसी भाषा को दुरूह कहते हैं, और सीधे आपके मुख से निकले और हमारे मन मस्तिष्क को, मतलब मन यानी हृदय को और मस्तिष्क यानी ब्रेन जी को, जी दोनों को एक साथ स्पर्श कर ले, तो उसी भाषा को सहज कहते हैं, सरल कहते हैं। यानी मतलब जो आप कहना चाहते हैं वो मस्तिष्क के साथ साथ हृदय पटल को छुए, जी। अंतरात्मा को स्पर्श कर ले। जी, यही बात दिनकर जी ने कही है कि भाषा सरल होनी जी चाहिए, सहज होना चाहिए, प्रवाह में होनी चाहिए। जी जी। अनुवाद के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अनुवाद के क्षेत्र में जो वहां की स्थिति बनी हुई है, अनुवाद प्रामाणिक होना चाहिए, अनुवाद रोचक होना चाहिए, अनुवाद सुंदर होना चाहिए, इन तमाम उहापोह की स्थिति में हम लगातार फंसे रहते हैं। लेकिन वस्तुतः अगर हम बात करें अनुवाद की, तो अनुवाद है क्या? अगर हम आपके रूप आप अगर इसे परिभाषित करना चाहें तो, क्योंकि अनुवादक होने का एक लंबा सफर आपने जिया है, समझा है और स्वीकारा है। तो एक भाषा साहित्य और भाषाविद के तौर पे आप क्या देखते हैं अनुवाद को? इसने कहाँ और कितना लंबा सफर तय किया है तब से, जब से हमारे पास अनुवाद की एक परंपरा, माकुल परंपरा शुरू हुई, और अब जब हम आधुनिक युग में हैं और अनुवाद ने कई सारी धाराओं को पार कर लिया है। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुंच चुकी है और तमाम कई क्षेत्रों में इसकी उपादेयता को हम नकार नहीं सकते। तो वहां से और यहाँ जी, तक का सफर कैसे देखते हैं आप? जी। अनुवाद मूलतः एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से मिलाने का जरिया है। जी अगर अनुवाद नहीं हो, अनुवाद जी। की उपादेयता विभिन्न क्षेत्रों में है। आज जैसे आपने ही कहा कि अभी मीडिया क्षेत्र से लेकर के और मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुंच गई है। नोएडा की बात करें, नोएडा से लेकर के अभी तक तो बहुत लंबा सफर तय किया है। और वस्तुतः अनुवाद है भी एक पुल का काम करने वाला साधन। जी जी। एक भाषा की सामग्री को स्रोत भाषा से लेकर के लक्ष्य भाषा की ओर ले जाने का एक पुल है, एक ब्रिज है। जी जी। और और ये पुल ना हो तो व्यक्ति, जैसे आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती है और वार एंड पीस आपको पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक वैसे ही जी अगर किन्हीं को हिंदी नहीं आती है और कामायनी पढ़ना है तो फिर वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जी जी। कामायनी का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, और भी बहुत सारी जो कालजयी रचनाएं हैं उनका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ। अब आती है कि अनुवाद कितना कहाँ तक उस मूल लेख के, मूल कविता या मूल कथ्य के समीप पहुंच पाता है, वो अनुवादक के लेकिन मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी, यादव जी, राजाराम जी। सवाल एक है कि अनुवाद को अगर हम पिछले दशकों में देखें और इसकी हम परिचर्चा करें, हम इसकी पूरी यात्रा की विवेचना करें, तो हम ये पाते हैं कि अनुवाद कहीं ना कहीं कठिन से कठिनतर हुआ है। मतलब अनुवाद की भाषा सहज नहीं रही है। राजभाषा, जिस जिस हम भाषा की बात करते हैं, हम जिसे हम जन जन की भाषा से जोड़ते हैं, वो बिल्कुल, आप इस तरह के आक्षेप लगते रहे हैं अनुवाद पे, लेकिन आप जब भाषा बहुत देखेंगे बोझिल हो अनुवाद गई है। ऐसा ये अब बोझिल। जनजन की भाषा नहीं रही है, ये बोझिल भाषा और पांडित्यपूर्ण भाषा हो गई है। तो क्या लगता है हाँ कि बिल्कुल, क्या इसमें इसे इसमें सहज इस बनाने की प्रक्रिया प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, या इसे और लोगों तक जोड़ने की, ताकि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, जिसकी हम बात करते हैं जड़ से जुड़ा व्यक्ति, वो भी इसको समझ सके? जी, जी। अनुवाद को तो वैसे भी सरल होना, उसकी तो पहली आवश्यकता है कि अनुवाद को सरल होना पड़ेगा। नहीं तो अगर उस भाषा को समझने वाला व्यक्ति था, वो अगर वो समझ रहा होता तो उसी भाषा में वो पढ़ लिया होता, समझ गया होता। जी इसलिए अनुवाद को जी। तो सरल और सहज होना ही चाहिए। अब बात आपने कही कि इस पे जो आक्षेप लगते रहे हैं कि बोझिल हो गई और पांडित्यपूर्ण, निश्चित रूप से कुछ हद तक आपसे हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम अपनी
दृष्टि जो मेरी है उसके अनुसार मैं कहना चाहूंगा इसमें कि अनुवाद के अनेकानेक क्षेत्र हैं। मीडिया अनुवाद है, जी जी। साहित्य अनुवाद है, कविता का अनुवाद है, कानूनी चीजों का विधि अनुवाद है, उसके बाद कार्यालयी अनुवाद है। ये सारे अनुवाद के क्षेत्र अलग अलग स्पेशलाइजेशन की डिमांड करते हैं, और एक ही अनुवादक से, जो कि बेचारा सिर्फ ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है और दो भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी का सामान्य ज्ञान रखता है, उससे आप इतनी बड़ी स्पेशलाइजेशन की डिमांड करेंगे, इतनी बड़ी विशेषज्ञता की उम्मीद करेंगे, तो मेरे ख्याल से नाइंसाफी होगी। आप तो आप ये ये उम्मीद मानते हैं करते कि हैं एक सर्वेक्षण का ये, एक जी अनुवादक जी, से, एक मिनट में मुझे ये पूरी कर लेने दे प्लीज ये बात। एक अनुवादक से आप ये उम्मीद करते हैं कि उसे विधि का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी लॉ की टर्मिनोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, उससे उम्मीद करते हो मेडिकल साइंस का भी ज्ञान होना चाहिए, उससे उम्मीद करते हैं कि मीडिया का भी ज्ञान होना चाहिए, भाषा विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, उसे मार्केटिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी जो विज्ञापन आप बना रहे हैं अंग्रेजी में कम शब्दों में, वही चीज चाहते हैं, वही क्रिस्पी के साथ चाहते हैं हिंदी में बना दे। तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि वो सामान्य ग्रेजुएट व्यक्ति उतना सारा कुछ काम कर सकता है। यानी कुल मिला के ये कहें तो आज का जो अनुवाद युग है उस पे आप एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि एक साधारण अनुवाद जो है, अनुवादक है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो अनुवाद को उस लेवल, उस स्तर तक पहुंचा सके जहां से हम उसकी अपेक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है ये सर्वेक्षण का भी विषय होना चाहिए, जिसमें एक हम विशेषज्ञता की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि अनुवादक के पास तमाम सभी उपकरण उपलब्ध हो जिसके माध्यम से वो भाषा को और ज्यादा सरल और सुग्राही बना सके। खैर, ये तो बात हुई भाषा की और तमाम अन्य पक्षों की। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, समस्तीपुर में आपकी जन्मभूमि, वहां से जुड़ाव, मिट्टी से जुड़ाव, और सीधे महानगर महानगर तक का सफर, और महानगर में भी भाषा को अपनी पृष्ठभूमि बनाना, भाषा के बलबूते खड़े होना, और भाषा के लिए एक सिपाही के तौर पे काम करना। कहाँ तक रहा ये सफर, कैसे कैसे शुरू हुआ? बिहार से इस दिल्ली का सफर और फिर दिल्ली से भाषा का जी, सफर। ये बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है। कहते हैं राम की शक्ति पूजा में निराला ने कहा है, बहुत ही जी जी। कई जगह इस तरह की बातें आई है, कुछ वैसी ही मिलती जुलती मेरी भी जिंदगी रही है। कुछ भी मुझे आसानी से जीवन में नहीं मिला है। जो लगता भी है कि जब कहते हैं कि जितनी ज्यादा संघर्ष की दास्तान आपकी जितनी मजबूत होगी, फल उतना ही मीठा मिलेगा, और बिल्कुल। उसके फल का स्वाद भी उतना ही ज्यादा आपको स्वादिष्ट लगेगा। तो होता है संघर्ष के बाद ये जो भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें पहुंच जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिनते हैं। समस्तीपुर का एक छोटा सा गांव है, जिला समस्तीपुर मोरका ही है, और क्षेत्र हसनपुर क्षेत्र है, जो प्रखंड अंचल कहते हैं, बिथान प्रखंड है। जी। 10वीं वहां से किए थे, और 12वीं उसके बाद BRB कॉलेज, उस समय कॉलेज हुआ करता था। 12th की पढ़ाई अभी भी प्राय वहीं पे होती है, कॉलेज में ही 12th की पढ़ाई भी। तो BRB कॉलेज समस्तीपुर से बलराम भगत कॉलेज से किया। उसके बाद BA उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किया। MA पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। MPhil विनायक मिशन से। PhD गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से। और इसी दौरान बीटेक भी, इंजीनियरिंग भी इंडियन एयरफोर्स में रहते हुए, डिप्लोमा इन मेटल्स मैनेजमेंट। और जहां भी रहे, पोस्टिंग जहां भी रही, जिस जिस तरह से रही, हम उन सारे समय को अपने अध्ययन अध्यापन में, पठन पाठन में इस्तेमाल करते रहे, और अपनी योग्यताओं को विकसित करने का प्रयास करते रहे। साहित्य से जुड़े रहे, लेखन से जुड़े रहे। जब इंडियन एयरफोर्स की 19 साल की नौकरी पूरी हो गई, तो बहुत सारे कैरियर के ऑप्शन के लिए बहुत सारी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरना पड़ा। 14 परीक्षाएं पास की, एक एक करके 14 परीक्षाएं, 14 नौकरियां छोड़ी। तो सबका शानदार, बहुत बड़ा अनुभव रहा है अपॉइंटमेंट आपका। जी जी। तो लेकिन कुछ सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण आता है कि यांत्रिकी, एक व्यक्ति जो यांत्रिक दुनिया में रचा बसा हो, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी हो और जिसने मैनेजमेंट की शिक्षा ली हो, वो सीधे कैसे भाषा की संवेदना से जुड़ सकता है? अचानक से, एकदम से कैसे ये बड़ा बदलाव? इस पे कुछ प्रकाश बिल्कुल डालें। बिल्कुल बिल्कुल। वस्तुतः जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग भी एक भाषा है। कहते हैं ना, है पंडितों की राय यह संगीत भी साहित्य है, श्रुति मार्ग से मन को सुधारस यह पिलाता नित्य है। क्या बात है, जब बहुत बढ़िया। लेथ मशीन की आवाज आती है, तो वो भी एक संगीत है।
जी 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 पंखे की जब आवाज आती है तो वो भी, उसमें भी एक स्वर है, कम से कम एक जी स्वर जी तो है उसमें, 7 स्वर में से बिल्कुल। कोई एक स्वर है कहीं ना कहीं। तो अब उस स्वर को आप कितनी व्यापकता देते हैं, कितना विस्तार देते हैं, ये आप पर निर्भर है। और एक क्षेत्र से, जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, उससे जी जुड़ाव तो बहुत लंबे दिनों तक रहा। जीवन एक ही बार मिला है, जी जीवन एक ही बार मिला है, इसलिए बाकी के और क्षेत्र हैं, संगीत का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, भाषा विज्ञान का क्षेत्र है, दर्शन शास्त्र का क्षेत्र है, अनेकानेक क्षेत्र है, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है। जितना जी कुछ जी आपने जीवन से अर्जित किया है, जीवन से अर्जित किया है, समाज से सीखा है, पुस्तकों से सीखा है, अपने अनुभवों से सीखा है, एक जी समय आपको पे बैक करना होता है समाज को, उसको आपको एब्सोल्युटली रिटर्न करना है। तो बिल्कुल, वस्तुतः यही होता है। पे, हाँ, तो पे बैक करने के लिए साहित्य से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। लेकिन कविता, सवाल तो ये कविता है से ना, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक नवयुवक, एक एडोलेसेंट एज का नवयुवक, एक किशोर युवक जो संघर्ष की धरती पे खड़ा है, उसे दुनिया जहान की कोई खबर नहीं है, बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल संपर्क में नहीं है। अचानक से वो बाहर की दुनिया में आता है, भाषा को अपना करियर बनाता है, और तमाम ऐसे तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। आप एक तरफ तो शोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लगातार लिखते रहे हैं, तीसरी तरफ आप गायन में भी हाथ आजमा रहे हैं, वादन में भी हैं, आप तमाम ऐसी चीजों पे बहुविध हैं, आप अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमा रहे हैं। तो कैसे एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे संभव हो? मतलब क्या है ये, कोई जादू की छड़ी है क्या? जादू तो नहीं कहें, बस एक जो ऐसी कौन सी चीज थी आयाम जिसने है, आपको इतना? जी एक शब्द में बोले, एकदम मतलब निहायत ईमानदारी पूर्वक बोले, तो एक विषय दूसरे विषय के लिए इनपुट है। जिस तरह से एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री, एक आधारभूत फैक्ट्री दूसरी आधारभूत फैक्ट्री के लिए कच्चा माल तैयार करती है, उसी तरह संगीत साहित्य के लिए कच्चा माल है, और साहित्य संगीत के लिए कच्चा माल है। उसको इस तरीके से न पढ़ के, वाणिज्य की भाषा में नहीं पढ़ करके, इसको इस रूप में देखा जाए तो संगीत साहित्य के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और साहित्य संगीत के लिए ऊर्जा प्रदान तो करता आप है। कहीं ना तो कहीं संवेदनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी कहीं ना जी कहीं जी जी जी, भाषा की संवेदना मन की संवेदना से जुड़ी है और वो मन के तार को झंकृत करती है। बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। गायन हो, चाहे वो वादन हो, चाहे आप किसी भी विधा पे हाथ आजमाते हो, वो कहीं ना कहीं आपके साहित्य से जुड़ाव रखता है। शायद संभवतः यही आप कहना चाह रहे हैं। जी जी एक जी, गंभीर बिल्कुल प्रश्न, बिल्कुल। एक भाषा से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न जो मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है और मैं सोच रही थी कि ये सवाल करूं। हिंदी की जी, पहली कवि, अगर हम हिंदी की यात्रा को देखते हैं, अगर हम अपनी भाषा, निज भाषा की यात्रा को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हिंदी की पहली कविता अमीर खुसरो ने लिखा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसका पहला पन्ना, पहला लेख ग्रासिम दत्त ऐसी लिखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भाषा पर पहला शोध कार्य किसने किया, तो द थियोलॉजिकल ऑफ तुलसीदास, जो जिसपे एक थियोलॉजी बनी और जिसपे तुलसीदास पे ये शोध किया गया, वो कारपेटर लिखते हैं। फिर भी लेकिन हम इन तमाम चीजों को देखते हैं कि भाषा जिस तरह से उन्नति के एक पड़ाव पे चढ़ी और चलते चलते इस यात्रा तक पहुंची है, और इतने लंबे सफर में उसने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया भी है, संघर्ष भी किया है, और तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन आज जहां तक हम भाषा अपनी तमाम यात्राओं को पूरा करके पहुंचती है, तो ऐसा लगता है वो कहीं दोराहे पे खड़ी है। भाषा अपनी नहीं है, भाषा की कहीं ना कहीं कोई दुर्दशा हो रही है। मतलब भाषा को जो जिस हम उत्थान की बात करते हैं, जिस हम शीर्षता की बात करते हैं, भाषा वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो कहाँ त्रुटियां रह गई हैं, क्या है जो भाषा को अब तक वहां तक नहीं ले जा रहा? ये बहुत ही दुराग्रही जो विचारधारा है लोगों के मन में, भाषा को लेकर एक आग्रह जो दिखना चाहिए था, वो जनमानस में आग्रह नहीं दिखता है। भाषा को लेकर एक कतिपय जो एक प्रेम, एक लालित्य का बोध होना चाहिए, वो नहीं दिखता है। आखिर वजह क्या है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर सवाल आपने कर दिए, बहुत ही गंभीर। इसका मतलब 2-4 शब्दों में उत्तर देना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही। आपने सीधे तौर पे आज के समय को, जो हर पिता, हर गार्डियन अपने बच्चे के लिए चाहता है और कहता है, कान में जाकर के कहता है, खुलेआम भी कहता है, पढ़ो बेटा चंडिका जिससे चढ़े हंडिका। कोई भी अगर पेरेंट्स की आप बात लें और उसका सर्वेक्षण करें, अधिकांश पेरेंट्स चाहेंगे कि मैनेजमेंट करे, इंजीनियरिंग करे, जी, डॉलर कमा के लाए एक सेट और वो क्राइटेरिया है। जी जी जी, और भाषा
के ऊपर फोकस नहीं रहता है उनका। ऊपर से जो टीचर होते हैं, स्कूल के जो शिक्षक हैं या और भी जो विज्ञान के शिक्षक हैं, वो भी कई बार छात्रों को कह देते हैं कि कैसे भी तुम उत्तर लिख दो, चाहे न्यूटन का गति का नियम लिखना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है, गैलीलियो का सिद्धांत लिखना है, कैसे भी लिख दो और बस वो बात आ जानी चाहिए, भाषा कैसी भी हो नंबर दे देंगे। सही सही कहते वो साइंस के टीचर हैं। सवाल एक और उभरता है राजाराम जी, एक सवाल और। दुनिया जी भर के 176 विश्वविद्यालयों में आज हमारी भाषा पढ़ाई जा रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 176 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां हमारी भाषा है और उस भाषा की पढ़ाई हो रही है, बाकायदा उस पर अध्यापन और अध्ययन चल रहा है। बावजूद इसके भाषा जो जो हिंदी भाषा है वो मैंडरिन की तुलना में नहीं खड़ी हो पा रही है, अंग्रेजी की तुलना में कहीं आ नहीं पा रही है। क्या कारण है? न मैंडरिन है, अगर हम चाइनीज भाषा की बात करें, अगर हम चाइना को छोड़ भी दे तो हम अंग्रेजी से जो मोह है, एक लालित्य है, वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? बावजूद ये इसके कि हम दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में पढ़े और पढ़ाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। और मतलब हमें तो नहीं लग रहा है कि ऐसा लालित्य नहीं छोड़ पा रहे हैं, रचनाएं हो रही हैं। और जहाँ तक कि इतने सारे विश्वविद्यालय में पढ़ाने, उसके पीछे एक तो ये कारण है कि इंडिया और अपना जो हिंदी, अपना देश और ये हिंदी बहुत ही मतलब बड़ा एक व्यापार और मार्केट है, बहुत बड़ा एक बाजार है। इसलिए हर कंपनी को अपने उत्पाद के लिए यहाँ पे आना है, तो इसका लाभ हम लोग बहुत तरह से उठा सकते हैं। इसलिए भी और पढ़ाने के लिए अंग्रेजी, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी आप न्यूज़पेपर के जो जितने भी चैनल्स हैं उसमें रीडरशिप, हिंदी, हाँ रीडरशिप मतलब हिंदी की निसंदेह, मैं कम नहीं सवाल ये मिलेगी नहीं है, आपको। एक बहुत बड़ा व्यापार है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हिंदी का। अगर आप बॉलीवुड फिल्मों की बात करें, तमाम फिल्में हिंदी में आ रही हैं, तमाम बड़े कारोबार हिंदी में किए जा रहे हैं। हिंदी का जो एक हिंदी पट्टी का एक व्यापक क्षेत्र है, हिंदी पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की, हिंदी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप अगर हिंदी अखबारों की बात करें, नेशनल न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा है, बावजूद इसके हिंदी कहीं नहीं खड़ी होती। ये सवाल तमाम मंचों से उठाए जाते हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, कि हिंदी आखिर क्यों नहीं अपनी वो स्थान पा रही है जो उसे स्थान चाहिए, जिसकी वो हकदार है। अभी हमने एक इससे पहले भी एक तो उस जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठाई गई है। दूसरी बात कि हमारे जो हिंदी के पुरोधा हैं या आज के समय में जो ध्वजवाहक हैं, उनकी तरफ से भी थोड़ी सी मैं कहूंगा कि कसर हो सकती है। और कई बार इसको रोजगार से जोड़ करके कि रोजगार परक नहीं रही है, रोजगार हिंदी से रोजगार नहीं मिलता है, कम मिलता है, इस तरह के भी लांछन लगाए जाते रहे हैं। तो भाषा को तो अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में और बाकी चीजों के जैसे विज्ञान के अनुवाद के लिए और बाकी चीज के अनुवाद के लिए जो भी विषय है, तो उन सारी चीजों को भी इस भाषा के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इस तरह के लांछन लगाना हमको नहीं लगता है कि उचित है। और मैंडरिन की बात करें तो उसकी आबादी बहुत ज्यादा है। मैंडरिन की आबादी, चाइना की आबादी आपसे अधिक है। और अंग्रेजी की बात है तो अंग्रेजी तो अंग्रेजों का शासन तो कहते हैं अंग्रेजों के शासन में तो सूर्यास्त ही नहीं होता था। मैंने उसी पे ये प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इस भाषा के प्रति जो सूर्यास्त ही हमारे नहीं होता मोह था। है, वो तो मोह आप क्यों अभी नहीं जा रहा इतने है? अंग्रेजी के जो प्रति अंग्रेजी के प्रति, जी जी, अंग्रेजी के प्रति जो मोह है वो अभी तक जा नहीं रहा है, और मुझे लगता है इसके लिए समेकित प्रयास करने की जरूरत है। खैर, इन सबसे तो एक सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, कि कोरोना काल और कोरोना काल से उपजा अवसाद, मेरे ख्याल से सभी इससे दो चार हुए हैं। और बहुत जिस बहुत हालात से, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और पूरी दुनिया इस दौर से गुजर रही है, इन तमाम हालातों के बीच बिहार का युवा, जो आज भी मुझे लगता है एक ऐसा युवा जो नौकरी की तलाश में है, उसे तमाम उसे उसे कहीं ना कहीं अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। वो भाषा को अपना हथियार कैसे बनाए, भाषा के बूते नौकरी कैसे पाए, भाषा और हिंदी को लेकर कैसे आगे बढ़े? क्या कुछ किया जा रहा है हमारे यहाँ, और क्या कुछ किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, ताकि युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ा अपने आप जा को सके और भाषा के साथ जोड़ा जा जी सके? अपने आप को बेचने के लिए, अपने आप को मार्केटिंग करने के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए और अपने आप को सिद्ध प्रोडक्ट। करने के लिए भाषा ही आपके पास एक साधन है, एकमात्र हथियार है। तो आप क्या है अंदर में, क्या है वो, जब तक आप अपने शब्दों में नहीं बोलेंगे तब तक आप उस बात के उस पद के लिए नहीं, या उस काम के लिए। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा परिप्रेक्ष्य कुछ और था। मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि बिहार में
हम अगर अपनी हिंदी पट्टी की बात करें तो क्या कुछ किया जा रहा है वहाँ सरकार के तौर पे, संस्थाओं की ओर से, और तो तमाम ऐसी जो संभावनाएं क्या तलाशी जा रही हैं कि भाषा को और उन्नति की ओर ले जाया जाए और भाषा के जरिए और करियर को के स्कोप को बढ़ाया जाए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जोड़ा जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? चूंकि आप उस पृष्ठभूमि से हैं, लगातार आपका संपर्क रहा है, आप व्याख्यान देने भी जाते रहे हैं और आपने देखा होगा वहाँ के युवाओं से मिलते रहे, छात्रों से मिलते रहे, क्या कुछ अनुभव रहा वो आप साझा करें। क्या कुछ किया जा रहा है? वहां पे भी हमने देखा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी पे, प्रयोजन भाषा का जो प्रयोजन मूलक रूप है, फंक्शनल फॉर्म, उस पे प्रशिक्षण और वो एक विषय के रूप में है। 12th में कुछ अंक स्पेशली खास करके निर्धारित किए गए हैं इसके लिए, अनुवाद के लिए, कि उनको कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान हो। और वहाँ पे भाषा सीखने के लिए जो साइंस का जो विद्यार्थी है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रखता है, उसके साथ, जैसे मैं खुद ही रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं रही है हमारी 12th में भी। 12th में जबकि साइंस का ज्यादा मतलब साइंस की तरफ ज्यादा झुकाव होता है बच्चों का, विज्ञान विषय के तो छात्र वहाँ जो पे है भी। हिंदी के प्रति लालित्य कम होता है उनका, छात्रों का, जो विज्ञान विषय से जुड़े होते हैं। मैं वही जी जानना जी चाह रही जी। हूँ, मैं ये आपके माध्यम से अपने छात्रों तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ, जो हमारे श्रोता हैं, जो बिहार से जुड़े हुए युवा हैं, या जो हम्म भाषा में अपना करियर तलाश रहे हैं और हम्म जिन्होंने अनुवाद को अपना क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं, तो क्या कैसे वो इसमें हम्म। अपने आप को खड़ा कर पाए? आप उसके लिए दो चार शब्द बहुत कहें। बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत आपने किया है। भाषा के ही माध्यम से ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई भी हुनर लेकर के जाते हैं, आप कोई भी हुनर है आपके पास, वेल्डिंग जानते हैं, सोल्डरिंग जानते हैं, या बल्ब बनाना जानते हैं, कुछ भी बनाना जानते हैं, जी और जापानी सीख सकते हैं, या लेटिन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, या चाइनीज सीखते हैं, तो वहां जाकर के अगर आप काम करते हैं, निश्चित रूप से आप डॉलर लेकर के आएंगे। अब ज्यादा अंग्रेजी सीखते हैं, मतलब आप यहाँ ये पे कहना चाह रहे भाषा एक टूल है, राइट? हाँ, अनुवाद एक टूल है बिल्कुल जिसके जरिए बिल्कुल हम संसाधन अर्जित, बिल्कुल। हम ज्यादा से आपके ज्यादा पास स्किल संसाधन तो होने बढ़ा चाहिए, सकते हैं। इसकी उस स्किल को भुनाने के लिए, उस स्किल को इनकैश करने के लिए भाषा आपके लिए सहयोग का काम करेगी, सहयोगी का काम करेगी। तो निश्चित तौर पे हम ये मान सकते हैं कि युवाओं को ज्यादा से बड़ी संख्या में अगर आगे आना है तो उन्हें भाषा को एक माध्यम बनाना होगा, भाषा को एक टूल के रूप में विकसित करना होगा और उन्हें करियर के रूप में अनुवाद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे जी जी लगता है ये जी बहुत ज्यादा कठिन और दुष्कर कार्य नहीं होगा अगर छात्र चाहें तो इसे अपने करियर के जी रूप में आगे जी बढ़ा सकते हैं और इसे करियर के रूप जी में अपने करियर को नया आयाम दे सकते हैं। खैर, इन तमाम चीजों से इतर मैंने सुना है और बहुत ये अच्छी खबर है कि आप अपनी पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं और जमीन से जुड़े अधिकारियों में से एक हैं आप, और आपने अपने क्षेत्र के लिए काफी कुछ किया है और लगातार करते भी रहे हैं। कुछ एक ऐसी चीजें आप साझा करना चाहे जो हाल के दिनों में आप कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, आने वाली भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे समाज में शिक्षा को लेकर, चूंकि आपकी प्रतिबद्धता दिखती है तमाम चीजों में, आप शैक्षिक गतिविधियों में लगातार जुड़े रहे हैं और उससे जुड़कर अपने काम को अंजाम देते रहे, तो इससे जुड़ा कुछ ऐसा खास काम जो आजकल इन दिनों चल रहा हो और जिस पे आपने एक नई शुरुआत की हो, कुछ साझा अभी करें। कुछ दिन पहले तक, जी अभी कुछ दिन पहले, जो अभी सबसे एकदम नवीनतम खबर की बात करें, तो अभी कोरोना की जो वैक्सीन आए थे, उस वैक्सीन को लगाने के लिए लोग राजी नहीं हो रहे थे, तो इस विषय पे बहुत सारी हमने संगोष्ठियां और बहुत सारे टॉक शो और गूगल मीट के माध्यम से ये आयोजित किया। बहुत सारे डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र हैं, एम्स में हैं और बहुत सारे और जगह, वो उनसे पर्सनल कंसल्टेंसी दिलाई। जो भी हम मुझे फोन करते, तुरंत मैं 2 मिनट के लिए होल्ड करके उनको किसी डॉक्टर से, जो भी लाइन पे हैं, या बहुत सारे बिजी ही, सब बिजी ही रहते थे, जी जी। तो जो भी मिल गए उनसे उनको तुरंत कंसल्टेंसी दिलाई। और दवाइयाँ तो फोन पे ही उन डॉक्टर साहबों ने सब बताई, और बहुत सारे लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं। और लोग उसी का कुछ नतीजा है कि हमारे जो, जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ, उस गांव के 10-20 लोग उसमें जुड़े थे, तो 100 से ज्यादा लोग हर गूगल मीट में 80-90 के आसपास लोग जुड़े थे हर मीट में। तो उससे जागरूकता फैली और लोग इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो गए। बहुत तरह तरह के सवाल जी करते हैं कि जी महिलाओं जी। को लगाना चाहिए, किन को लगाना चाहिए, अ, ब्लड प्रेशर वाले राजा को। राम जी, सवाल तो सबसे एक तो महत्वपूर्ण वो और विषय था, सबसे। एक वो, जी और दूसरी बात आपने जो कही कि वहां पे, वहां के लिए और क्या क्या, एक तो इस तरह से जुड़ाव है कि जन जागृति उत्पन्न हो, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, सामाजिक जागृति हो, शैक्षिक जागृति हो, आर्थिक जागृति हो। बहुत ही गरीबी है वहां पे, ये तरह तरह सबसे की वहां महत्वपूर्ण पे। है। जी 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 बहुत, मतलब ये चारों पांचों जो आयाम है, सांस्कृतिक रूप से बिहार इतना संपन्न है, और हमारा खास करके जिस जी जी। क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, समस्तीपुर, सांस्कृतिक रूप से इतना संपन्न है।
उसका लाभ हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। नहीं हम पहुंचा, जन उसको जागृति एक की कमी है। जी बिल्कुल, उस जागृति की आवश्यकता है, और उसी के लिए मैं जब तक जहां तक मैं प्रयास करता हूं कि मैं लोगों को उनके अपने पुराने जो गौरव है उनको याद दिला सकूं कि आप ये नहीं है, आप खाली अपने पेट पालने के लिए आने वाले लोग, आप पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दे सकते हैं। बुद्ध ने पूरी दुनिया को मार्गदर्शन जी दिया। जी जी, बिल्कुल। और स्वामी वो पावन धरती रही है, बुद्ध की, चाणक्य की, अशोक की। इस जी पावन धरती जी पे जी पैदा जी होने वाला हर व्यक्ति, जी। अगर वो चाहे तो वो जन जन तक अपनी लौ ज्ञान की लौ पहुंचा सकता है। हम्म, मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर किसी ने ये ठान लिया कि अगर उसे ज्ञान की इस लौ को आगे बढ़ाना है, तो वो उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न होगी। और आप जी जैसे लोग जो भाषा को लेकर सचेतक है, भाषा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और नित नई राष्ट्र के प्रेम में, राष्ट्र की सेवा में, भाषा की सेवा में आहूत हैं, उन तमाम लोगों से हमारी ऐसी अपेक्षा है जो सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर की मिट्टी से भी जुड़े हैं, वहां पे वो रह रहे हैं, या वहां पे उन्होंने अपना आशियाना बनाया हुआ है। ऐसे लोगों से हमारी उम्मीदें हैं कि वो लौटें और समाज को कुछ दें, क्योंकि ये वक्त सही है कि जिस जिस सोसाइटी ने, जिस समाज ने, जिस संस्कृति ने आपको पल्लवित पुष्पित होने का अवसर दिया है, अब ये वक्त है कि आप उन्हें कुछ वापस करें। तमाम ऐसी ही जी चीजें, कुछ भविष्य की योजनाएं जिसपे हम चर्चा करना चाहेंगे, कुछ आगामी योजनाएं साहित्य से जुड़ी हुई। मैंने देखा है आपके संक्षिप्त परिचय में कि आपने कुछ किताबें हैं जो पाइपलाइन में, और बहुत अच्छी किताबें हैं जी जिसपे आप काम कर रहे हैं। और जी इसके जी। अतिरिक्त आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं तलाश रहे हैं, और आगामी योजनाएं हैं। कुछ प्रकाश डालना चाहें तो बताएं। जी जी, अभी तो एक कविता संग्रह आ रही है, कविताओं हम्म, का एक संकलन, वो आ रही है। और एक दूसरी है, बहुत सारे जो आर्टिकल, जो लेख हैं हमारे, बहुत तरह तरह की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, तो यत्र तत्र है, तो उनको मैं एकत्रित करना चाहता हूँ, संकलित उसमें करना है जी। संकलन करना चाहता हूँ कि एक जगह एकत्रित हो जाए। और एक बहुत ही मेरी महत्वाकांक्षी पुस्तक है, बहुत दिनों से लिख रहा हूँ, बहुत दिनों से उस पर काम चल रहा है, जिसका मैंने शीर्षक आपको बता ही दिया था अभी। बोलना मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं डिक्लेयर भी कर सकता हूँ, कोई नहीं है, लेकिन अभी नहीं, जरूर चूंकि दो, कुछ वो एक पंक्तियां अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। याद तो है। ये ऐसा अम, मंच है जिसपे आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अ, कुछ एक पंक्तियां अगर आप गुनगुनाना चाहें कविता तो बेशक। संग्रह इसका, पुस्तक का नाम है आर्क द फायर। क्या बात। आपको, आपकी सोचने की दिशा, दशा और दृष्टि, ये बदल जाएगी आपकी, बहुत ही बहुत समय बढ़िया। लेकर के, और बहुत ही मतलब अपने अंतरतम को मंथन के साथ उसको मैं लिख रहा हूँ। और आज जो चारों तरफ उदासी का माहौल है, जी। चारों तरफ आज एक और कविता है, अभी तक तो मैं पोस्ट नहीं किया हूँ, कि मुझे कोरोना ने नहीं, अपनों की बेरुखी ने मारा। क्या बात, शानदार। जो निसंदेह अच्छी शब्द कविता हो गई। जो शब्द जो शब्द अभी इस कोरोना काल के दौरान चले हैं, वो शब्द जी सिर्फ साहित्यिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक, बल्कि हर दृष्टि से बहुत ही नकारात्मक असर डाले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह के शब्द, मतलब मैंने पहली बार, जब पहले दिन ये हमारे ऑफिस में नोट आया था, मैंने इसका अनुवाद किया था, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुवाद, शारीरिक मेलजोल कम करना, यानी क्या बात है। साक्षात मेलजोल कम करना। पहला अनुवाद अभी भी मैं रखा हुआ हूं उसको, मेरा मन कर उसको मढ़वाऊंगा, मैं उसको मढ़वा कर रखूंगा, और उसका अनुवाद बाकी लोग, क्योंकि हमारे आपके जैसे अगर साहित्य प्रेमी या भाषाविद अगर अनुवाद करते हैं तो वो शब्द नहीं चलता है। जो बहुत जी बड़े आदमी, बहुत बड़े फलक का आदमी है, जिसका कि बहुत बड़ा देखने वाला, बहुत बड़ा दर्शक है, वो अगर कुछ बोलता है तो उसके, चाहे उस शब्द में दम हो चाहे ना हो, वो शब्द हमारे समाज के अनुकूल हो या ना हो। सामाजिक दूरी की बात आपने की, सामाजिक दूरी समाज को तोड़ करके रख दिया, सामाजिक दूरी जैसे अपेक्षा शब्द करते हैं। अनुवाद ने तोड़ के रख दिया। जी जी जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगला गूगल, ऑक्सफोर्ड अगला शब्द यही उठाए, इस चर्चित शब्द को अपने डिक्शनरी में शामिल करें, शब्दकोश में शामिल करें। और हम ये अपेक्षा करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, चूंकि आपने पहला अनुवाद इस शब्द का किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का, जो हाल के दिनों में हम्म खासा चर्चित भी रहा। कुछ एक सवाल और जो हमारे अपने प्रदेश से है और उससे जुड़ा हुआ है, चूंकि मैं भी वहां से ताल्लुकात रखती हूँ और आप भी हैं वहीं से, तो सवाल लाजमी भी है और सीधा सवाल भी है। हाल के दिनों में हमारा प्रदेश कई चीजों को लेकर चर्चा में रहा है। अगर हम मेडिकल सुविधाओं की रिक्तता की बात करें,
संसाधनों की अल्पता की बात करें, लोगों की जनजागृति की बात करें, तमाम ऐसे मोर्चे थे। हम स्वरोजगार की बात करें या रोजगार की बात करें, युवाओं के नियोजित होने की बात करें या फिर राजनीतिक उठापटक की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे हमारा प्रदेश चर्चित भी रहा और उसने सुर्खियां भी बटोरी। क्या कुछ ऐसा है जो एक स्टीरियोटाइप थॉट है लोगों के मन में, एक विचार है, एक ऐसी एक चेतना है लोगों के अंदर कि बिहार है तो सो कॉल्ड बैकड्रॉप में डालो, अगर बिहार टैग शब्द कहीं आया है बिहार तो बैकड्रॉप में डालो, अरे ये बिहारी होगा। ये इस हम स्टीरियोटाइपिंग से कैसे छुटकारा पाए? क्या कुछ ऐसा हो बिहार एक कुछ कुछ अवसर पर तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन बिहारी है तो बहुत सारे इसमें सकारात्मक पक्ष भी हैं। बिल्कुल बिहारी है तो बिल्कुल, मैं बहुत उन तमाम बहुत पक्षों अच्छा। के अलग। हाँ, जी। तो एक तो ये बोले कि बिहारी है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य के प्रति स्वावलंबी ये है। समर्पित बिल्कुल होगा। बिल्कुल। बिहारी है तो कई तो बार ये अडिग आप होगा। अगर कोई कोई हाँ अडिग होगा और संघर्ष, क्योंकि ये बिहार एक ऐसी धरती है और संघर्ष की मिट्टी कि में वहाँ तपा होगा। प्रकृति, हाँ, प्रकृति के सारे थपेड़ों को सह करके, सारे संघर्षों जी। को झेल करके व्यक्ति जो बिहार से एक बाकी और बिहारी किसी पैदा भी होता राज्य है। से, हाँ, मतलब इतने संघर्षों को झेल करके हमारी, मैं अपने अपने क्षेत्र की बात करूं तो मैं अपने अपने एक की नहीं पूरे क्षेत्र की बात करूं तो एक फसल हमारी बाढ़ में बह जाती है और एक फसल सुखाड़ जी। में ग्रस्त हो जाती है। जो बची खुची जो बावजूद फसल इसके हम बचती है खड़े उसी रहते से, हैं। उसके बाद भी, तो अगर एक बिहारी अगर कोई आगे कुछ किसी मुकाम तक पहुंचता है तो उसका अभिनंदन होना चाहिए, उसका इस्तकबाल होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए, उसका बिल्कुल। उसको वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को, और उनका मतलब उनका इस्तकबाल उत्साहवर्धन करना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। उत्साहवर्धन मैं होना आपसे चाहिए उनका। पूर्णतः मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत ही आम और खास चर्चित ये मुहावरा है, एक बिहारी सब पे भारी। तो मुझे लगता है शायद आपने भी सुना होगा। खैर, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तमाम भारत, हम भाषा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भाषा की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। तो ये किसी मिट्टी विशेष की बात नहीं, किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं, ये संपूर्ण अगर हम इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बड़ा और व्यापक मुद्दा है। खैर, इसी सिलसिले में बात करना चाहूंगी कि आपने, चूंकि आप एक युवा हैं और मुझे लगता है युवाओं को आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि वो कैसे भाषा को लेकर आगे बढ़ें और अनुवाद को अपने करियर का एक नए रूप में ढालें, अनुवाद को लेते हुए। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त संभवतः उनके लिए ही चेतना से भरा होगा, नई आशा और नई किरण से भरा होगा। और आप जैसे युवा और आप जैसे सचेतक, जो मार्गदर्शक, जो समाज में लगातार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जनजागृति फैला रहे हैं और देश में एक नई मिसाल दे रहे हैं लोगों को अपने कार्यों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से। उम्मीद है ये कारवां आगे भी चलता रहेगा और आप जैसे तमाम प्रदेश के लोग जो उस मिट्टी से आते हैं, इसकी खुशबू देश दुनिया में नहीं बल्कि वैश्विक रूप में भी बिखेरते रहेंगे। इसी के साथ दिनकर की कुछ पंक्तियां, चूंकि हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ चले हैं, तो बस वो पंक्तियां हम उन तमाम योद्धाओं को समर्पित, उन तमाम कलम के योद्धाओं को समर्पित कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत बहुत आभार राजा राम यादव जी, आप आए, आपने बिहार एट 9 में हमें समय दिया, आज हमारे विशेष अतिथि के रूप में आपने महत्वपूर्ण मौका दिया, बातचीत का अपना संदेश दिया हमारे युवाओं तक। और निश्चित ही आपके ये संदेश उन तक पहुंचे होंगे और उन्हें बहुत कुछ करने का एक नई आस उनमें जगी होगी। तो भाषा और बातचीत, साहित्य, संस्कृति, परंपरा और इन तमाम चीजों को लेकर हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। मिलते हैं किसी नए अतिथि से, किसी नए व्यक्ति से, किसी नए साहित्यकार से और किसी नए अजनबी चेहरे से अगले एपिसोड में बिहार एट 9 के इसी पटल पे, इसी मंच पे। तब तक आज्ञा दीजिए डॉक्टर दर्शनी प्रिया को। नमस्कार।